दिक्कत क्या है आपको प्लास्टिक से? प्लास्टिक का पूरा पूरा इम्पोर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में, लेकिन हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। सही तो बात। मैंने बुरे के खिलाफ जंग छेड़ी है, उस भाग को मैं खत्म करने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे हम लोगों को नुकसान होने वाला है, हमारी एयर पॉल्यूशन होने वाली है और लोगों की जिंदगी पे खतरा मंडराने वाला है। तो जैसे ही मुझे प्लास्टिक का ये मुझे बिल्कुल मुहिम दिखाई दिया, तो वो शुरुआत की मैंने अपने घर से आने के बाद लोगों को जोड़ा, उसके बाद अपने बच्चों को जोड़ा। तो ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और आने वाले समय में मैं बिल्कुल देख पा रही हूँ उसका भविष्य कि हाँ, कहीं ना कहीं हम जाकर इसको स्टॉप भी कर देंगे। तो 2 लाख किलो प्लास्टिक आपने रिसाइकिल कर चुके हैं अब तक। ये काफी बड़ा नंबर है। लेकिन जब आपने शुरुआत में शुरू किया होगा तो लोगों का रिएक्शन कैसा रहा था स्टार्टिंग में? कि आपकी हर चीज तो प्लास्टिक में आ रही है, आप दूध ले लीजिए, हाँ। दही ले लीजिए, इसके अलावा घी ले लीजिए, सब्जियां ले लीजिए, बिल्कुल। एवरीथिंग इज इन योर प्लास्टिक फॉर्म। इट वाज चैलेंजिंग फॉर मी। तो मैम माई 10 केजी प्लास्टिक, ये आपका एक इनिशिएटिव है। ये क्या है? 100 किलो प्लास्टिक अपनी सोसाइटी से हर वीक दे रही हूँ, 100 किलो दे रहे हैं आप हर हफ्ते? हर हफ्ते। देखिए भारत के लिए प्लास्टिक कितनी बड़ी समस्या है। जो रिसाइकिल नहीं हो पा रही है वो सबसे बड़ी समस्या है कि वो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, वो आप रिसाइकिल नहीं कर पाते। प्लास्टिक का प्रयोग करना कम कर देंगे, रिड्यूस करेंगे, रिफ्यूज करेंगे, और जो नहीं हो पाएगा उसे रिसाइकिल करेंगे, रीथिंक। आज हमारे साथ जुड़ी हैं एक बहुत ही खास मेहमान, रति गुप्ता जी। ये एक पर्यावरण सच्ची सेनानी है। इन्होंने ग्रेटर नोएडा में माई 10 केजी प्लास्टिक मुहिम पर काम किया और अब तक अपनी सोसाइटी में 2 लाख किलो से ज्यादा प्लास्टिक को रिसाइकल करवा चुकी हैं। आईपीसीए और सूर्य क्रांति ग्रुप से जुड़कर ये हर घर तक बदलाव पहुंचा रही हैं और इन्हें आउटस्टैंडिंग एनवायरमेंटलिस्ट चेंज मेकर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो आइए इनसे मिलते हैं और सुनते हैं कि इनकी कहानियां कुछ मजेदार किस्सों के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द लविंग भारत में। मेरा नाम है विवेक शर्मा और आज हमारे साथ एक खास गेस्ट जुड़ गई हैं और जैसे कि आपने इंट्रो देखा भी होगा, मैं फिर से बता देता हूं। आज हमारे साथ हैं रति गुप्ता जी। स्वागत है आपका द लविंग भारत में। धन्यवाद। कैसा महसूस कर रही हैं आज आप गर्मी में पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं आज? सच में पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे आमंत्रित किया और इस गर्मी के मौसम में ठंडक का एहसास हो रहा है, क्योंकि आपके इतने अच्छे सवाल जो मुझ पे आने वाले हैं उनका जवाब भी हम बहुत खूबसूरती से आपको देने वाले हैं। सोशल कॉज के बारे में सुनूंगा तो गर्मी का बात तो जरूर याद आएगी, क्योंकि आप बाहर निकल के सारा काम, ये प्लास्टिक वगैरह, ये जो रिसाइकलिंग, तो मतलब काफी चैलेंजिंग है। इसलिए मैंने आपसे पूछा गर्मी में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है जब आपको आपका दिया हुआ टारगेट पूरा होता है ना, तो उस गर्मी में भी बहुत सुकून मिलता है। तो मैं आपसे पहले पूछना चाहूंगा, स्टार्टिंग का क्वेश्चन मेरा यही रहेगा कि दिक्कत क्या है आपको प्लास्टिक से? मतलब कि इतना तो बढ़िया लग रहा है कि हमारे पास ट्राइपॉड स्टैंड प्लास्टिक का है और मेरा फोन भी कवर जो सब प्लास्टिक का होता है, और आप भी प्लास्टिक यूज करती होंगी। बिल्कुल। और लेकिन आप दूसरी तरफ प्लास्टिक के खिलाफ भी हैं। अच्छा देखो, प्लास्टिक के खिलाफ कह सकते हो कि हूँ, लेकिन इस तरह की प्लास्टिक के खिलाफ हूँ जिसको आप रिसाइकिल नहीं कर सकते हो, जो जाके लैंडफिल को खराब करेगा, आपकी पृथ्वी की उर्वरा शक्ति को खत्म करेगा। तो जब पृथ्वी में उपजाऊ ही पन नहीं रहेगा, तो कैसे मैं और आने वाली जनरेशन वो अच्छी साग सब्जियां खा पाएगी, किस तरह से स्वच्छ हवा ले पाएगी? तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। कहूंगी कि प्लास्टिक का पूरा पूरा इम्पोर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में, लेकिन हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। तो मैंने बुरे के खिलाफ जंग छेड़ी है, अच्छे के खिलाफ मैं अभी भी हूँ, अच्छे के साथ अभी भी हूँ, नॉट खिलाफ, अच्छे के साथ मैं अभी भी हूँ, लेकिन एक उस पार्ट के खिलाफ हूँ जिससे कि मेरी धरती को नुकसान पहुंचेगा। तो क्या लगता है मैम, आप अपनी लाइफ से प्लास्टिक कब तक खत्म कर देंगी? देखिए, लाइफ से प्लास्टिक तो मैं पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ, उस भाग को मैं खत्म करने की कोशिश कर रही हूँ जिससे हम लोगों को नुकसान होने वाला है, हमारी एयर पॉल्यूशन होने वाली है और लोगों की जिंदगी पे खतरा मंडराने वाला है। आपके जो आपने टेलीफोन कवर की बात की, आपने ट्राइपॉड स्टैंड की बात की, इवन घर में इतना सारा सामान जो पैकिंग में आता है वो बिना प्लास्टिक के सिक्योर हो ही नहीं सकता। हर जगह प्लास्टिक की नीड है, लेकिन कुछ कुछ जगह पर ऐसी प्लास्टिक हम
भयानक तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट हो रहा है खराब। उस खराब एनवायरनमेंट को कैसे सही किया जाए, उसके लिए हम इस प्लास्टिक के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और कुछ हद तक हम इसमें सफल भी होते जा रहे हैं। अगर आप जैसे लोग सब साथ देंगे जो प्लास्टिक के अच्छेपन को तो अपना रहे हैं, लेकिन बुरेपन के खिलाफ भी थोड़ा सा आवाज उठाना सीखेंगे। तो मैम आप एक टीचर भी हैं और साथ में आप एक पर्यावरण सेनानी भी हैं। बिल्कुल। तो दोनों चीजें एक साथ कैसे चल रही है? मतलब पहले आप टीचर रही होंगी और उसके बाद फिर ये स्टार्ट किया होगा, मतलब टीचिंग जॉब से थोड़ा सा मतलब हटना चाह रही थी अलग, या फिर या फिर मतलब था कि हाँ प्लास्टिक आपने देखा कि आपने खुद नोटिस किया कि प्लास्टिक ज्यादा खतरनाक है बहुत? देखिए, आपने बहुत सही एक सवाल किया कि मैं टीचर भी हूँ और मैं पर्यावरण सेनानी हूँ। हाँ। आपका ये शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा, पर्यावरण सेनानी, क्योंकि शुरू से मैं भी ना थोड़ा सा देश के लिए, क्या बहुत ज्यादा देश के लिए कुछ करना चाहती थी। इसीलिए मैंने सारे प्रोफेशन छोड़ के टीचिंग चुना। टीचिंग इसलिए चुना क्योंकि आप इसमें अपने आने वाली जनरेशन को जो आप सिखाना चाहते हैं, सही पाठ पढ़ाना चाहते हैं, वो पढ़ा सकते हैं। कहते हैं कि चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे स्वतंत्रता सेनानी हो, चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, वो निकलता टीचर के हाथ से ही है। बिल्कुल। तो मैं अपने आप को इतना सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं वो व्यक्ति हूँ, वो व्यक्तित्व हूँ कि मैं उस एक कच्चे घड़े को गढ़ सकती हूँ, उसको उस रूप में ला सकती हूँ। तो मैंने पहले टीचर प्रोफेशन चुना, उसके बाद धीरे धीरे जो मेरे मन में शुरू से था कि पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, तो जैसे ही मुझे प्लास्टिक का ये मुझे बिल्कुल मुहिम दिखाई दिया, तो वो शुरुआत की मैंने अपने घर से आने के बाद लोगों को जोड़ा, उसके बाद अपने बच्चों को जोड़ा। तो ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और आने वाले समय में मैं बिल्कुल देख पा रही हूँ उसका भविष्य कि हाँ, कहीं ना कहीं हम जाकर इसको स्टॉप भी कर देंगे। आपने जब शुरुआत की होगी प्लास्टिक इसकी मतलब जो मुहिम छेड़ी आपने प्लास्टिक की, तो अपने घर से शुरुआत की होगी पहले, तो फिर आपने छोटे छोटे लेवल से इतने बड़े बड़े पे आ गए। जैसे मैंने देखा, मैंने आपको 2 लाख किलो प्लास्टिक आपने रिसाइकिल कर चुके हैं अब तक, ये काफी बड़ा नंबर है। लेकिन जब आपने शुरुआत में शुरू किया होगा, आपके घर से तो इतना नहीं निकला होगा प्लास्टिक? बिल्कुल नहीं निकला। तो जब आपने स्टार्ट किया होगा, सोसाइटी से स्टार्ट किया होगा, घर से स्टार्ट किया होगा, तो लोगों का रिएक्शन कैसा रहा था स्टार्टिंग में? लोगों का रिएक्शन, कहते हैं ना कि आप कोई भी अच्छा काम शुरू करते हो तो पहले आपको पागल ही कहा जाता है कि कैसे ये प्लास्टिक के लिए पीछे पड़ गई हैं। हाँ। क्या हो गया है, मतलब कि प्लास्टिक के बिना क्या कोई जीवन सोच सकता है? सही बात। कि आपकी हर चीज तो प्लास्टिक में आ रही है। आप दूध ले लीजिए, हाँ। दही ले लीजिए, इसके अलावा घी ले लीजिए, सब्जियां ले लीजिए, बिल्कुल। एवरीथिंग इज इन योर प्लास्टिक फॉर्म। तो कैसे ये प्लास्टिक से हम लोगों को कह सकती है कि आप प्लास्टिक यूज मत करिए? बट इट वॉज चैलेंजिंग फॉर मी, क्योंकि मुझे पहले अपनी आदतें बदलनी थी, क्योंकि मैं भी उसी डर्रे पे काम कर रही थी जैसे सब कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने आईपीसी एक एनजीओ को देखा कि किस तरह से वो प्लास्टिक के खिलाफ अपनी मुहिम छेड़ चुके हैं, जैसे अभी आपने कहा कि 2 लाख केजी प्लास्टिक रिसाइकलिंग के लिए दे चुके हैं, तो ये केवल मैंने नहीं किया, ये बहुत सारी सोसाइटीज ने मिलके उस एनजीओ को प्लास्टिक दिया था, तो जाके वो रिसाइकिल हुआ है। अब हम कहें कि इंडिविजुअल जर्नी मैटर्स, एवरी स्टेप, सिंगल स्टेप काउंट्स, कि आपका छोटा छोटा कदम भी कहीं ना कहीं आपका उस बड़ी सक्सेस में रोल निभाता है। बिल्कुल। तो वही मैं हूँ शायद, एक छोटा सा प्रयास हूँ, एक छोटा सा भगीरथ प्रयास हमने किया कि पहले मैं खुद शुरू करती हूँ। अगर मेरा प्रयास मन से किया हुआ है और मेरे पर्यावरण के लिए है, तो जरूर मेरे से लोग जुड़ेंगे। और ऐसा ही हुआ, पहली बार में ही मेरे साथ ऐसे लोगों ने अपने आप को जोड़ना शुरू किया कि पता नहीं वो कब से वेट कर रहे थे कि कब ऐसा कोई मुहिम दिखाई दे कि हम अपने आप को उसमें जोड़े। तो हमने सबसे पहले अपनी आदतों को बदला, आदतें बदली, तो अब हमारी तस्वीर सुधरती जा रही है और हमारे साथ काफी लोग जुड़ चुके हैं। आपके स्टूडेंट्स आपको ज्यादा तंग करते हैं या फिर सोसाइटी मेंबर्स? मतलब नई सोसाइटी में जब आप जाते होंगे, इनिशिएट स्टार्ट करते होंगे वहाँ पे जाके कि प्लास्टिक के खिलाफ, तो आपको स्टूडेंट्स के साथ ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है नई सोसाइटी वालों, क्योंकि आपकी बहुत बड़ी टीम हो गई है, तो मतलब अभी भी आपको लगता है कि हाँ सारा काम मुझे करना पड़ रहा है? नहीं नहीं नहीं, आप कह सकते हैं कि अगर बच्चों को समझाना आसान भी होता है, क्योंकि हमेशा एक बच्चा अपनी मम्मी पापा से ज्यादा अपनी टीचर की सुनता है, जैसे आप जानते हो कि अब उसकी मम्मी ने कह दिया वो नहीं करेगा, लेकिन उसकी टीचर ने कह दिया तो वो उसके पहले करेगा कि ये मेरी मैम ने मुझे बोला है कि मैं करूंगा। तो बच्चे तो हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, जो बोला बच्चे करते हैं। लेकिन अगर आप अच्छी नीयत से समाज के सामने भी जाते हो, तो सामने वाला चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, वो भी आपके साथ जुड़ता है और उसी उत्साह के साथ आपके साथ जुड़ता है जिस उत्साह से आपने उससे बात की है। तो मेरी सोसाइटी मेंबर्स भी उतने ही धन्यवाद के पात्र हैं मेरे साथ जुड़ने के लिए, जितने मेरे प्यारे छोटे बच्चे।
वो सेम एनर्जी लेवल से मेरे साथ जुड़ते हैं। तो ऐसा होता है कि जब आप कुछ काम करते हैं तो लोग नए नए नाम रखते हैं, जैसे कि हमारे पिछले पॉडकास्ट जो शूट हुआ था वो हेलमेट मैन उनके साथ हुआ था। उनका नाम हेलमेट मैन नहीं था, उनका नाम अलग है। तो उनका लोगों ने नाम रख दिया हेलमेट मैन, क्योंकि वो उन्होंने एक कॉज, नोबल कॉज के लिए काम किया और हेलमेट डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो आपको भी कुछ ऐसा नाम दिया गया है? नाम मेरा सुनोगे तो हंसी आएगी आपको। नाम तो मेरा बहुत अच्छा है, रति। हाँ। मतलब लोग कहते हैं वाह व्हाट अ गुड नेम। हाँ। लेकिन जब से मैंने इस प्लास्टिक की मुहिम में अपने आप को जोड़ा, तो मेरे बच्चे तो चलिए जो भी है मैडम ही कहते हैं, लेकिन मेरे साथ के साथी, शिक्षक साथी और साथ साथ सोसाइटी के लोग भी, वो कहते हैं ना, देखो वो आ रही है, वो कूड़ा जो बीनती है ना, जो कूड़ा इकट्ठा करती है, वो वाली मैडम आ रही है। तो पहले तो लगा भी कूड़ा, क्योंकि कूड़े के नाम से हमें अजीब सा लगने लगता है हाँ। कि मैं इतनी पढ़ी लिखी, इतने अच्छी जगह रह रही हूँ और मैं कूड़े वाली हूँ। लेकिन जब मैंने अपने आप को उस वाले अच्छे नोबल कॉज के साथ जोड़ा, तो वो शब्द इतना अच्छा लगा सुनने में कि कम से कम मैं उस कूड़े को साफ कर रही हूँ, जिसके लिए सही बात हमारा समाज, हमारी धरती अपने आप को प्रदूषित करती जा रही है। तो अपने आप को, जैसे आपने कहा, हेलमेट पर्सन जो भी हैं, हाँ, हेलमेट मैन। उनको प्राउड फील होता है। तो मुझे भी ये बहुत अच्छा लगता है अगर कोई मुझसे कहता है कि यार ये तो वो कूड़ा बीनती है, कम से कम कूड़ा बीन के मैं अपनी धरती को स्वच्छ कर पा रही हूँ। कहते हैं कि कूड़ा करने वाले से ज्यादा सम्मान कूड़ा बीनने वाले का सही होता बात है, है। क्योंकि वो धरती को, समाज को साफ सुथरा कर रहा है सही बात और है। अपने लिए अपना कर्तव्य, माँ के लिए अपना पूरा कर रहा है। तो ये मेरा नाम नया दिया गया है। कभी आपको प्लास्टिक पुलिस कहा गया है? ये नहीं कहा गया। सुनना चाहेंगे आप? मैं सुनना चाहूंगी, सच में। अब आपने ये नया नाम जो मुझे दिया है, तो मैं चाहूंगी इस पॉडकास्ट के बाद मुझे लोग प्लास्टिक पुलिस के नाम से जाने। काफी अच्छा लगता है सुनने में। हाँ, रिनाउंड नेम है। तो आपको कैसा लगता होगा जब आप नई नई सोसाइटीज में जाती होंगी और बहुत सारे लोग आपको पहचानते भी होंगे, और जब पहचानने के बाद आपसे लोग बताते होंगे कि उनकी प्रॉब्लम्स बताते होंगे कि उनके यहाँ पे प्लास्टिक का कितना बड़ा इशू है, और फिर आप उनको सॉल्यूशंस देती होंगी, और आपने इतना सारा रिसाइकिल किया होगा। तो आप जब दोबारा जाते होंगे सोसाइटी में उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद, तो उनका नेचर, उनका रिएक्शन कैसा रहता होगा आपके? कहते हैं कि कोई समस्या अगर हो किसी के पास हाँ। और उसका समाधान कोई आपको दे दे, तो बिल्कुल स्वाभाविक है कि उसके लिए, आपके लिए सम्मान तो बढ़ता ही है, सही बात। आपकी रेस्पेक्ट करते हैं। और आपकी उस समस्या का समाधान आपने दिया जिसके लिए लोग खोज रहे थे कि किस तरह से हम इस प्लास्टिक को बचाएं। इसका एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ, मेरी सोसाइटी में ही है। जब मैं सोसाइटी में शिफ्ट भी नहीं हुई थी, तो मेरी एक फ्रेंड जो बहुत अच्छी मेरी दोस्त बन गई है आने के बाद, उन्होंने सबसे पहले प्लास्टिक के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। उन्होंने किसी एनजीओ से बात की और दूध की जो थैली होती हैं, उनको साफ सुथरा करके इकट्ठा करके रखना शुरू कर दिया था। लेकिन उनके पास, उनको लेने के लिए कोई नहीं आ रहा था। जब लेने के लिए कोई नहीं आ रहा, तो वो परेशान हो गई। घर में भी थोड़ी लड़ाई झगड़ा होने लगा कि अरे भाई, कब तक ये कूड़ा भर के रखोगी, तुम इकट्ठा करती जा रही हो, ये कौन लेने आएगा, कब दोगी, इससे अच्छा तो इसे फेंको। तो वो बहुत डेडिकेटेड लेडी थी जो प्लास्टिक के लिए कुछ करना चाहती थी। उन्होंने किया भी अकेले। शी वाज कंट्रीब्यूटिंग और कलेक्टिंग ऑल द प्लास्टिक थैलीज। लेकिन धीरे धीरे जब उसे कोई लेने ही नहीं आया, तो वो डिप्रेशन में जा गई कि मैं क्या करूं, कैसे अपने इस प्लास्टिक से अपनी मदर अर्थ को बचाऊं। सही बात। लेकिन मजबूरन उन्हें फिर वो प्लास्टिक कूड़े वाले को देनी पड़ी, क्योंकि उसे कोई लेने पहुंचा ही नहीं। सही बात है। अब जब हम सोसाइटी में पहुंचे, और ये कोरोना काल की बात है, क्योंकि कोरोना के समय पे सभी लोग अपने आप में कितने डिप्रेशन में चले गए थे। आधे लोग जो थे जॉब पे नहीं जा रहे थे, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नए नए आ रहे थे लोगों के पास एक्सपीरियंस करने के लिए। तो हमारे पास ये कोरोना काल में ही ITCA ने एक वर्कशॉप की प्लास्टिक को लेके, और ये उस समय सबके लिए नया था, क्योंकि प्लास्टिक के लिए इस तरह के खिलाफ जंग छेड़ देना, ये तो उस समय के लिए, मतलब सबके लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ कि प्लास्टिक के खिलाफ कोई आना चाहता है। सही बात है। तो बस उन्होंने जब से शुरुआत की, हम उनसे जुड़े, तो तब से लेके आज का दिन है, एक भी दिन ऐसा नहीं है कि सोसाइटी में हमारी को गाड़ी ना आती हो, प्लास्टिक हमारा लेके ना जाती हो, और हम लोगों को मोटिवेट ना कर पाते हो। तो ये एक बहुत बड़ा IPCA का हमारे लिए सहयोग रहा है कि एक भी दिन उनकी गाड़ी मिस नहीं हुई है। हम लोगों ने कलेक्ट किया है, तो उसी दिन उसी समय हमारी गाड़ी उस प्लास्टिक वेस्ट को लेकर गई है, जिसकी वजह से हम लोग इतने एनर्जेटिक अभी भी हैं कि हम लोगों को जोड़ते जा रहे हैं साथ में, और लोग जुड़ते जा रहे हैं साथ में। तो मैम, माई 10 kg प्लास्टिक, ये आपका एक इनिशिएटिव है, ये क्या है और ये कैसे, आपके आइडिया कैसे आया आपका इसको स्टार्ट करने का? हाँ, इसमें मैं बताऊंगी कि ये जो आइडिया है, ये
आईपीसीए के फाउंडर आशीष जैन जी का है। अच्छा। क्योंकि ये उन्होंने स्टार्ट किया और उन्होंने इसे चलाया हर सोसाइटी के लिए कि माई 10 kg प्लास्टिक, यानी सिंगल अगर मैं अपनी प्लास्टिक देती हूँ तो मैं अपनी 10 किलो इकट्ठा करके दूं, तो एक एक व्यक्ति अगर अपनी 10-10 किलो प्लास्टिक भी इकट्ठा करके देगा तो आप सोचो कि कितनी प्लास्टिक वो लैंडफिल में जाने से बचाएगा। सही बात है। कहते हैं कि आपको हमेशा शुरुआत अपने से करनी चाहिए। समाज को बदलने से पहले स्वयं को बदलिए। सही बात है। कहते नहीं है कि अरे ये तो बदल नहीं रहा तो मैं क्या करूं, पहले आप स्वयं को बदलिए। बिल्कुल। सामने वाला आपको देख के आज नहीं तो कल पक्का बदलेगा। तो बदलने का जो बीड़ा था वो उठाया आशीष जैन जी ने। उनको देख करके फिर हमने अपने आप को बदला, हमें देख के अब सामने वाला बदल रहा है। तो इस तरह से माई 10 kg प्लास्टिक अब 2.5 लाख kg प्लास्टिक को रिसाइकिल कर चुकी है अब तक। तो मैम आप बार बार सौंदर्यम इनका नाम ले रहे थे तो क्या है ये सौंदर्यम, कुछ बताइए इसके बारे में ताकि मैं भी थोड़ा सा समझ पाऊँ इसके बारे में। देखिए सौंदर्यम वो सौंदर्यम है, मेरी वो सोसाइटी है गौर सौंदर्यम। अच्छा। जिसके साथ मिलके इतनी बड़ी मुहिम छेड़ी है हमने। अच्छा। मुहिम को खाली अकेले मैंने ही शुरू नहीं किया, हमने मिलके इसको शुरू किया है। और उस हम में बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम अभी भी मिल करके इस मुहिम को इतने उच्च स्तर तक ले जा पाए हैं। जिसमें सबसे पहले नाम लेना चाहूंगी मैं नीरा सूद जी का, जिसने हमारे साथ मिलके इस कार्य के लिए मोटिवेट किया और आगे तक साथ दे रही हैं। आकांक्षा चौहान जी, सुचिता जी, अर्चिका जी, आरती जी, कंचन जी, गरिमा जी, सुधा जी, सुमन जी, प्रत्या अग्रवाल जी, अनुराधा जी, सोनिया जी, नेहा जी, वंदना जी, ममता जी और भी ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो शायद मुझे अभी याद नहीं आ रहे हों, लेकिन सभी का सहयोग हम सबको, हमारी सोसाइटी को इतने अच्छे मुकाम तक ले आया है कि शायद आगे चलकर हम ऐसी सोसाइटी बनने वाले हैं जिसकी वजह से हमें जीरो वेस्ट सोसाइटी के नाम से भी जाना जाएगा। जिसमें भी एक नाम और मैं लेना चाहूंगी हमारी एओए के सौरभ श्रीवास्तव जी का, जो अब इस मुहिम को एक उच्च स्तर तक, युद्ध स्तर पर इस पर काम करना चाहते हैं कि किस तरह से हम अपनी सोसाइटी को जीरो वेस्ट सोसाइटी बनाएं और प्लास्टिक फ्री सोसाइटी बनाएं। तो धन्यवाद आप सभी का इस मुहिम को इतनी अच्छी तरह से साथ देने के लिए और अपनी मदर अर्थ के लिए अपना सहयोग करने के लिए। थैंक यू सो मच ऑल सौंदर्य निवासी। तो आगे के लिए आपका क्या प्लान है मैम, और कोई नई मुहिम या आइडिया जिस पर आप काम कर रही हैं अभी? आगे के लिए मेरा प्लान तो ये है कि अभी हम कम लोग जुड़े हैं जिसे हम बहुत मान रहे हैं। अगर हमारी पूरी सोसाइटी इस मुहिम का हिस्सा बन जाए तो मैं जो अभी 100 किलो प्लास्टिक अपनी सोसाइटी से हर वीक दे रही हूँ, शायद वो मैं 1000 किलो कर पाऊंगी। 100 किलो दे रहे हैं आप हर महीने? हर हर हफ्ते। वो केवल इस वजह से है क्योंकि कई लोग अपनी आदतों को परिवर्तित कर चुके हैं और वो प्लास्टिक को कूड़े में फेंकने की जगह उस जगह रखते हैं जो रिसाइकलिंग के लिए दी जाती है। तो अभी थोड़े लोग हमारे साथ जुड़े हैं, धीरे धीरे अगर पूरे सारे साथी रेजिडेंट्स मेरे साथ जुड़ गए, इस मुहिम के साथ जुड़ गए, आईपीसीए की माई 10 kg प्लास्टिक के साथ जुड़ गए, तो कहीं ना कहीं हम इस छोटे से एफर्ट को बड़ा कर पाएंगे और धीरे धीरे प्लास्टिक का प्रयोग करना कम कर देंगे, रिड्यूस करेंगे, रिफ्यूज करेंगे और जो नहीं हो पाएगा उसे रिसाइकिल करेंगे, रीथिंक करेंगे। तो शायद हम लोग इस मुहिम पे काम कर रहे हैं। अब हमने एक चीज और शुरू की है कि सलमान खान की मूवी देखी थी कि आप एक की मदद कर रहे हो, तो इसके लिए मेरे को रिवॉर्ड ये चाहिए कि आप आगे 3 लोगों को इसके बारे में बताओ। तो ये हम करने के लिए सोच रहे हैं कि आप पहले कर भी चुके हैं, लेकिन और इसे अब बड़े स्केल पे सोच रहे हैं कि अगर आप एक बार किसी से मिलो तो उसे जरूर आईपीसीए के बारे में बताओ, या किसी तरह से जो भी एनजीओ इसके साथ में जुड़ा हो या जो भी तरीके से प्लास्टिक रिसाइकिल हो रही हो, आप उस मुहिम का हिस्सा अवश्य बनो, जिससे कि प्लास्टिक कम यूज होगी तो रिसाइकिल होगी तो प्रोडक्ट्स अगर आप अपने सामने देखोगे तो बड़ी खुशी महसूस होगी। तो मैम भारत के लिए प्लास्टिक आप कैसे देखते हैं कि भारत के लिए प्लास्टिक कितनी बड़ी समस्या है आपके रिव्यू पॉइंट से? मेरे रिव्यू पॉइंट से प्लास्टिक जो रिसाइकिल नहीं हो पा रही है वो सबसे बड़ी समस्या है। कैसे? अगर आपसे मैंने शुरू में भी कहा था कि वो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, वो आप रिसाइकिल नहीं कर पाते हो, वो उड़ के चले जाते हैं, उड़ के क्या कहते हैं, वो जाके धरती में जमा हो जाते हैं, और धरती में जमा हो गए तो वो गलती भी तो नहीं है ना प्लास्टिक। कहते हैं 10-10 साल तक एज इट इज वो रहेगी। बिल्कुल। जो उसके अंदर की गैसेस होंगी
वो आसपास की पूरी मिट्टी को खराब करेंगी। बिल्कुल। मिट्टी खराब होगी तो कहाँ से फिर उर्वरा शक्ति रहेगी, कहाँ से खेती होगी, कहाँ से हम्म। खाने के लिए अन्न उपजाएगा किसान। तो वो छोटा सा आपके द्वारा किया हुआ कृत्य, जिसे मैं कहूंगी पाप कृत्य है, कि वो हमारे लिए हमारे आने वाली जनरेशन के लिए एक अभिशाप सिद्ध हो रहा है। तो अगर आप अपनी आदतों में परिवर्तन करना शुरू कर दोगे, प्लास्टिक जितनी जरूरत है उतनी यूज करना शुरू करो। सपोज अगर आप बाहर जा रहे हो सब्जी खरीदने, जरूरी नहीं है कि हर एक सब्जी प्लास्टिक में इकट्ठा करके उस लाओ। आप अपने घर से पेपर बैग थैला लेके जाओ, पेपर बैग लेके जाओ, उसके अंदर रैप करके अपने बैग में रख लाओ। कई बार हम क्या करते हैं, पता नहीं होता, सीधे पहुंच जाते प्लास्टिक वाले के पास सब्जी लेने। सब्जी वाले के पास तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, बेचारा वो सब्जियों के लिए रखता ही है प्लास्टिक। आप मना करना सीखिए ना। आप तो कह दोगे 2 मिनट में वो तो दे देगा, उसको तो क्या ही दिख जा रहा है। आप मना करना सीखो कि नहीं, मुझे प्लास्टिक में मत दो, मैं जो थैला लाया हूँ उसमें दो। और अगर कोई ऐसी सब्जी मिक्स नहीं करना चाहते, अपने घर से रैपर ले जाइए, अखबार ले जाइए, इवन यूज करी हुई पॉलिथीन ले जाइए। अगर आपके पास एक है वो आप उसी ही पॉलिथीन को ले जाइए, उसी में डाल के फिर घर ले आइए। कम से कम आप रिड्यूस करना तो सीखिए, क्योंकि आपको पता ही है 3 R कि आप रिड्यूस करिए, रिफ्यूज करिए, रिसाइकिल करिए। और अब मैं कहूंगी रीथिंक करिए, रीथिंक सोचना शुरू करिए कि आप कर क्या रहे हो। अगर आपके पास एक प्लास्टिक है भी तो उस प्लास्टिक को ही आप हर बार लेके क्यों नहीं जा सकते सब्जी खरीदने। बिल्कुल, उसी के अंदर रख के ले आइए। बिल्कुल। आपके लिए सबसे इंटरेस्टिंग और फनी मोमेंट क्या रहा? इंटरेस्टिंग और फनी मोमेंट मैं आपको बताती हूँ कि हम जैसे प्लास्टिक की बात करते हैं तो प्लास्टिक हमारी अलग फॉर्म में होती है, लेकिन एक छोटा बच्चा अपने घर का रिमोट ही उठा के ले आया। उसने कहा आंटी ये प्लास्टिक है, इसे रिसाइकलिंग के लिए दे दीजिए। तो वो उसकी मदर भी इतनी हंसी कि इतना हमने प्लास्टिक बच्चों को सिखा दिया है कि वो प्लास्टिक के रैपर चिप्स के साथ साथ घर के सामान को भी प्लास्टिक में हम देने लगे कि आंटी ये भी प्लास्टिक का, इसको भी रिसाइकिल कर दीजिए। तो इतनी मुहिम हमारे छिड़ चुकी है कि छोटे छोटे बच्चे के दिमाग पे असर कर चुकी है। सबसे ज्यादा चैलेंजिंग और सेटबैक मोमेंट क्या रहा? अच्छा, मैंने आपको शायद एक बात नहीं बताई है कि हमारी सोसाइटी में IPCA ने जैसे जैसे कलेक्शन बढ़ता गया तो हमें डस्टबिन देने शुरू किए, क्योंकि आप लोगों के लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है कि आप घर में कब तक डंप करके रखोगे। तो हमने उन लोगों को बताया, अपनी सोसाइटी के रेजिडेंट्स को बताया कि आप लोग इकट्ठा करते रहिए और अगर आप डेली भी डालना चाहें तो उस डस्टबिन के अंदर थ्रो करना शुरू कर दीजिए। तो उन्होंने उसी प्लास्टिक की शीट से बनी हुई डस्टबिन बनी हुई हमें दी है। तो वहां पे उसको ओपन करने का जो गेट होता है, कई बार तो लोग उसके अंदर ना रख करके बाहर रख कर चले जाते हैं, और वो बाहर शायद कभी कभी हमारी जो हाउस हेल्प आती हैं उनको इसकी अज्ञानता रहती होगी, या वो खुल नहीं पाता होगा, या वो सोचते होंगे कि जल्दी काम करो, रखो और यहाँ से भागो। सही बात है। तो ये हमारे लिए चैलेंजिंग मोमेंट आ जाता है कि आपकी सोसाइटी में एक जगह पे कोई डस्टबिन रखा है और वो कूड़े को अंदर रखने के लिए रखा है, ना कि बाहर। तो फिर कई लोग ग्रुप में फोटो खींच के भेजते थे, देखिए ये मुहिम चल रही है और इसके फोटोज किस तरह से हमारी स्वच्छता हो रही है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता था। फिर हमारे वॉलंटियर, हम लोग जो जुड़े हुए हैं, वो जाते थे उस डस्टबिन के अंदर रख कर आते थे और उनको बताते थे कि प्लीज जो जिस चीज के लिए दिया गया है उसको उसका सही इस्तेमाल कीजिए। स्वच्छता का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी ही सोसाइटी को गंदा करें। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग मोमेंट आता था शुरू में। धीरे धीरे हमने उसको व्हाट्सएप के थ्रू, अवेयरनेस के थ्रू बताना शुरू किया कि रखना है तो अंदर रखेंगे, बाहर नहीं रखेंगे, नहीं तो ये हमारे लिए और अच्छे काम को एक गलत तरीके से देखा जा रहा है कि लोगों को शायद इससे कुछ मिल रहा होगा और हम अपना अच्छा काम भी लोगों के नजरों में गलत तरीके से पहुंचा रहे थे। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने इसको चेंज कर दिया। अब बहुत कम हम लोगों को बाहर मिलता है, कभी कभी फिर भी मिल जाता है। पता नहीं, कभी कभी होता है, मिल जाता है, लेकिन वो तो है। अभी भी हम उसको क्या करते हैं, वॉक करते समय हम खुद अपने हाथों से अंदर रख देते हैं। तो हम रैपिड फायर राउंड शुरू करते हैं। ओके। एक चीज जो आप कभी प्लास्टिक के पैक में नहीं देखना चाहते? फूड प्रोडक्ट्स जो डिलीवरी आती है, मैं बिल्कुल नहीं देखना चाहती। रिसाइकल या रीयूज? रीयूज। अगर प्लास्टिक इंसान होता तो आप उसे क्या कहते? सनम बेवफा। 3 शब्दों में प्लास्टिक पॉल्यूशन को डिस्क्राइब कीजिए। दुख, दर्द, पीड़ा। कागज की थैली या कपड़े का बैग? कपड़े का बैग। अगर आपको एक सुपर पावर मिल जाए तो आप प्लास्टिक का क्या करो? प्लास्टिक को डिस्पोज होने का समय बहुत कम कर दूंगी। प्लास्टिक से बनी अजीबोगरीब चीज जो आपने कभी देखी हो? प्लास्टिक स्ट्रॉ, आई हेट दिस। रिसाइकल प्लास्टिक से बनी सबसे कूल चीज? ऑब्वियस, मेरी सोसाइटी में आई हुई वो बेंचेस
जिसपे हम बैठते हैं और प्राउड फील करते हैं। सो ब्यूटीफुल। यस। जीरो वेस्ट लाइफ, आसान या मुश्किल? आसान, अगर ठान ले तो। अब मैम आपके अवार्ड्स पे आते हैं। आपको अवार्ड मिले काफी सारे, उनमें से एक अवार्ड है आउटस्टैंडिंग एनवायरमेंटल चेंज मेकर अवार्ड। तो इसको पाने का अनुभव कैसा रहा आपका? आपने जैसे पूछा कि ये अवार्ड मेरे लिए खास क्यों है, हाँ। ये अवार्ड इसलिए मुझे खास है कि इसे दिया है मुझे उस शख्सियत ने जिसकी मैं बचपन से जबरदस्त फैन रही हूँ। और इस अवार्ड को मुझे दिया है सुधा चंद्रन जी ने, जो प्रेरणा स्रोत रही हैं एक महिला के रूप में भी और एक शख्सियत के रूप में भी, कि अगर आपके पास एक भी अंग की कमी भी है, फिर भी अगर आपके अंदर जज्बा है तो आप अपने गोल को पालोगे। तो वो है ये शख्सियत कि अगर उन्होंने अपना एक पैर खोकर भी नृत्य करना नहीं छोड़ा, उसके लिए डटी रही और अपने लिए वो एक आर्टिफिशियल पैर उनका लगा है, और फिर भी वो उसी जज्बे के साथ में उस मुकाम पर खड़ी हैं। जब लोग कहते थे कि अब इसके पास क्या बचा है, अब ये क्या कर पाएगी, सही बात। जब उसके पास वो चीज खो गई जिसके लिए वो नृत्य करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी थी, तो आप सोचिए कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ कि मेरे तो सभी अंग सलामत हैं, बस मेरे अंदर एक जज्बे की तो कमी थी कि वो जज्बा नहीं है कि मैं कैसे अपनी धरती माता को सुरक्षित करूं, वो उन्होंने दिया, उन्होंने वो दिया। तो वो मोटिवेशन हमेशा से रही है। तो हम इसीलिए नए नए मुहिम को चलाते रहते हैं, उनके साथ जुड़ते रहते हैं कि कहीं ना कहीं तो हमें रास्ता मिलेगा। आज का युवा अगर पर्यावरण के लिए कोई एक छोटा सा काम करना चाहे तो वो कैसे शुरुआत करे? जैसे आपसे मैंने पहले भी कहा कि शुरुआत हमेशा अपने आप से करिए, अपनी आदतों को बदलिए। अगर आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, आप पार्टी कर रहे हैं, उसके बाद आपको लगता है कि वो प्लास्टिक इधर उधर फेंकूंगा तो वो पता नहीं कहाँ जाएगी तो रिसाइकलिंग है या नहीं। कम से कम अगर आपकी सोसाइटी में इस तरह की कोई मुहिम चल रही है तो प्लीज उसको अपने घर ही ले आइए, अपने घर के उस डस्टबिन में ड्रॉप कीजिए, क्योंकि वहां से वो पक्का पता है कि रिसाइकलिंग के लिए जाएगी ही जाएगी। और उसके द्वारा बने हुए प्रोडक्ट्स अगर आपकी सोसाइटी में वो उस लेवल पे काम हो भी रहा है तो वो कुछ ना कुछ आपको उपहार स्वरूप आपकी सोसाइटी को देंगे, जिसको देख के वो मोटिवेशन आपको मिलेगा। तो मैम आपने जैसा भी बताया कि आप उपहार देंगे, तो मैंने भी एक स्टेटस देखा था आपका ही, और आपने पोस्ट किया था कि आपके एक पार्क में, जो सोसाइटी का पार्क है, उसमें एक बेंच लगी हुई है, तो क्या वो उपहार है? जी बिल्कुल, मैंने जैसे कहा ना कि शुरुआत आप कर रहे हो अपने घर से, तो वो उपहार मेरी सोसाइटी के लिए एक अवार्ड है। वो ऐसा अवार्ड है जो कभी भी ना भुलाया जाएगा, और वो इतने सारे लोगों के हाथ से मिला हुआ एक उपहार है, क्योंकि ये मेरा कार्य नहीं है खाली, मेरे साथ उन सारे 300 रेजिडेंट्स, 400 रेजिडेंट, 500 रेजिडेंट्स का है जो ये कार्य में अपना सहयोग दे रहे हैं। और वो जो बेंच देखते हैं हम लोग तो बड़ी खुशी होती है कि वो कूड़ा जो हम डस्टबिन में डालने वाले थे, उस प्लास्टिक वेस्ट से इतनी सुंदर बेंच बनी है जिसमें हम बैठ के अपने आप को बड़ा प्राउड फील करते हैं। वाह, क्या ये वेस्ट से बेस्ट चीज बना के आईपीसी ने हमें दी है। तो ये बहुत ही एक वाव मोमेंट होता है ना, आप कहते हो वाव मोमेंट, ये हमारी सोसाइटी के लिए वो वाव मोमेंट है। तो अगर किसी को आईपीसीए या फिर आपके साथ जुड़ना है तो वो कैसे जुड़ सकता है? आईपीसीए के हमारे पास सारे नंबर्स हैं, हमसे जितने लोग आज तक जुड़े हैं हमने वहाँ के कॉन्टेक्ट नंबर उनको दे दिए थे, वो लोग सीधे उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं। इसी तरह से तो मुहिम आगे बढ़ी है। आप ये मत सोचिए कि केवल मेरी ही सोसाइटी एक लैंडमार्क काम कर रही है, हमें देख के हमारी आसपास की सोसाइटीज हमसे जुड़ी, उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया, मैंने हर एक को नंबर दिया है वहां का जिनके माध्यम से मुझे पता चला। तो श्याम तायल सर हैं जो पूरी इस मुहिम को देखते हैं, पूरा डेटा उसका मैनेज करते हैं, तो उनके नंबर मैं सबको देती हूँ, वो फिर कांटेक्ट करते हैं उस व्यक्ति से, उस सोसाइटी से। कई कई स्कूलों में हमने ये शुरुआत की है। तो आप सोचिए कि आपको देखकर लोग किस तरह से बदलते हैं। यहाँ से लेके मेरठ तक मैंने नंबर दिया, मेरठ में हमारी गाड़ी जाती है, और इस तरह से ये मुहिम आगे बढ़ती जा रही है। तो मैम आज का आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि जो यूथ मतलब सोचता है कि एनवायरनमेंट के बारे में, तो उसको आप कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे, या फिर कुछ टिप्स बताना चाहेंगे जिससे वो आगे और भी ज़्यादा काम कर सके इसके रिगार्डिंग, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आपको मोटिवेट करती हो और वो आप उसको आगे फॉरवर्ड करना चाहें, ताकि वो जो आगे वाला यूथ है वो भी कई लोगों को जोड़ पाए अपने छोटे छोटे कॉज से? कहते हैं कि हम लोगों को जब बहुत सारी मात्रा में कोई चीज मिलती है तो उसका हम यूज करते हैं और बिना सोचे समझे यूज करते हैं। अब हमारे पास जितने भी संसाधन है वो लिमिटेड होते जा रहे हैं। तो बस उन लिमिटेड संसाधन को हम कैसे बचाएं, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो पेड़ हो।
तो एनवायरमेंट केवल प्लास्टिक से ही नहीं अगर बचाना चाह रही हूँ मैं, हम अपने पर्यावरण को पानी और पेड़ ऑक्सीजन के लिए भी बचाना चाह रहे हैं। तो यूथ से मैं अपने माध्यम से और इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये संदेश देना चाहूंगी कि हम लोग प्लास्टिक का यूज कम से कम करें तो उसे रिसाइकलिंग के लिए दें, और साथ साथ जल बचाने पे सबसे बड़ा फोकस करें, क्योंकि पानी अगर आज जिस मात्रा में हमें मिल रहा है तो हम अभी यूज तो कर रहे हैं बढ़िया से, लेकिन आने वाले समय में शायद आपकी जनरेशन, आने वाली जनरेशन उसको ना देख पाए। तो अपने स्वार्थ के लिए, शायद कहूंगी अपने स्वार्थ के लिए भी आप दूसरों को समझाना शुरू कीजिए, अपनी आदतों में बदलाव लाइए और पेड़ को कम काटिए, पेड़ लगाएं, और लगाएं तो केवल फोटो के लिए ना लगाएं, उस पेड़ को गोद लीजिए और उस पेड़ का पूरा भरण पोषण करिए कि वो एक छोटे से पौधे से बड़ा पेड़ बन जाए और आने वाली जनरेशन को छाया दे पाए और फल दे पाए। ये ना हो कि हमने पृथ्वी दिवस आ गया, पर्यावरण दिवस आ गया, तो शो ऑफ करने के लिए पेड़ तो बहुत लगाए, लेकिन उसके 1 महीने बाद देखा तो वहां पेड़ का नामो निशान ही नहीं है, क्योंकि आपने उसकी देखभाल नहीं की। तो पेड़ की जब देखभाल ही नहीं होगी तो कहाँ से वो सरवाइव करेगा और कहाँ से वो हमें छाया दे पाएगा, कहाँ से ऑक्सीजन दे पाएगा। तो चाहे आप एक पेड़ लगाएं, लेकिन उसे गोद लेके उसका पूरा का पूरा देखभाल रखें, और उस पेड़ को लगाने के बाद फिर देखिए कि अगर आपने एक की जिम्मेदारी ले ली तो सामने दूसरे वाला दूसरी जिम्मेदारी लेगा, तो 100 लोगों ने एक एक पेड़ की जिम्मेदारी ले ली तो 100 पेड़ तो अपने आप खड़े दिखेंगे। तो केवल ये ना सोचें कि आज तो मुझे 100 पेड़ अकेले लगाने हैं, लगा भी लिए, लेकिन उसके बाद उसका कोई देखभाल ही नहीं है। सही बात। तो ये संदेश पूरे लोगों के लिए है कि पर्यावरण बचाइए, अपने आप की आदतों में बदलाव कीजिए। लविंग भारत पॉडकास्ट का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी कि वो ऐसे शख्सियत को आपके सामने लेकर आते हैं जिन्हें शायद वो अपनी सोसाइटी में तो करते हैं काम, ज्यादा लोग जानते नहीं, लेकिन हमारे इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमारे छोटे छोटे प्रयासों को आप तक पहुंचाया है। और हम चाहेंगे कि आप भी इस पॉडकास्ट के लिए अपना लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि ये पॉडकास्ट जो इतना अच्छा कार्य कर रहा है, जन समाज की सेवा कर रहा है, अन्य विषयों को छोड़ के इसने सोशल टॉपिक्स को चुना है कि किस तरह से अपने देश को बचाया जाए, लोगों की आदतों में परिवर्तन किया जाए और थोड़ी सी चिंगारी ऐसी लगाई जाए कि वो आगे जाके एक ऐसी आग अग्नि का रूप ले ले जिससे कि समाज और देश दोनों सुधर जाए। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल पॉडकास्ट। रति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमसे जुड़ने के लिए। आपकी जो बातें हैं, इनसे ना सिर्फ मुझे आज पर्यावरण के बारे में सोचने को मजबूर किया आपने, बल्कि यही बताया कि बदलाव घर से शुरू होता है। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे इस पॉडकास्ट में, द लविंग भारत पॉडकास्ट में आमंत्रित करने के लिए और इतनी ऊर्जा यहाँ पर फैलाने के लिए भी और देने के लिए भी कि ये ऊर्जा अब ऐसी जगह तक पहुंचे कि जन जन तक ये संदेश जाए और लोग अपने देश के लिए, अपनी लविंग अर्थ के लिए सोचना शुरू कर दें और एक बार जरूर सोचें कि ऐसा क्यों।